हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी के 4th लेसन में। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले स्टूडेंट हम देख चुके हैं जंतुओं में पोषण। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट को हम देखेंगे आहार नाल। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई जो है स्टूडेंट 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुद्दा यानी मल द्वार तक फैली होती है। तो आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। स्टूडेंट, ये प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देखते चलिए। तो देखिए, फिगर की मदद से दोस्तों हम समझ सकते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट में देख रहे हैं, आपको आसानी से दिखता होगा सारी बातें। फर्स्ट है जिह्वा, मुख यानी मुख गुहा, ग्रासिका, डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है। उसके बाद है पित्ताशय, भंडार करता है पित्त का, पित्त नली है, यकृत है जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, फिर आमाशय है, परिकोशिका है, गुर्दा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको बारी बारी से समझेंगे आगे। तो पहला हम देखें, अभी जस्ट पहला देखें हम मुख गुहा। तो पहले देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। तो पहला है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग यानी कि सबसे फर्स्ट अंग होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करती है तो चलिए देखते हैं दांत। इस फिगर की मदद से आप देख सकते हैं, ये हमारे दांत है और इधर जीवा है। अब दोनों के कार्य को देखते हैं। फर्स्ट है छेदक, यानी कि छेदक दांत जो होते हैं वो काटने वाला रहता है, भेदक फाड़ने वाला, अग्रचवक चवनक यानी चबाने वाला। तो जीवा देखिए, जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएँ होती है। जीभ में जो है 10,000 स्वाद कलिका है। अग्रभाग यानी मीठे स्वाद के लिए आगे का जो भाग है तो मीठे स्वाद के लिए है, और पिछला भाग जो है वो कड़वा स्वाद के लिए, एवं साइड वाला भाग नमकीन और खट्टा। ए वाला जो भाग है साइड वाले भाग, उसे नमकीन और खट्टा का पता चलता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे पॉइंट है हमारा ग्रास नली यानी कि ग्रसनी। यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है निगल द्वार यानी आहार नाल, कंठ द्वार यानी श्वसन तंत्र, एपिग्लोटिक्स और ट्रैंकिया। नोट देखिए, ग्रास नली में क्रमानुकुचन गति होती है। तो देखिए तीसरा है हमारा आमाशय। ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना को आमाशय कहा जाता है जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। चित्र में अभी हम देखें पीछे, उसी चित्र के मदद से हम समझ सकते हैं। इसका आकार जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जे के आकार का होता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं जिसमें अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुनिडिक और पिछले भाग को पायरोलिक कहा जाता है। आमाशय में भोजन
अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है। तो बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि अमाशय से जो है कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। चौथा देखिए, यकृत। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक होता है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। यकृत से मुख्य रूप से पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। तो आगे देखिए, पांचवा पॉइंट है अग्राशय। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थिर रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। जैसे कि हम अभी देखें यकृत में कौन से एंजाइम स्राव होते हैं, तो उसी के अनुसार इधर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, अग्राशय में कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो लाइपेज। इसका मुख्य काम वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है बच्चों, छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है हमारा बड़ी आंत। यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यह जो है बच्चों, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ चुके। तो देखिए, अगला प्रश्न है जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर लिखे। एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, 3 या 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो देखिए, पहला है जाइलम। फर्स्ट देखते हैं, दोनों में अंतर समझेंगे। यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। इसका काम जो होता है पौधे में जल को पहुंचाना होता है। दूसरा देखिए, फ्लोएम का फर्स्ट देखते हैं। यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। इसका फ्लोएम का कार्य होता है भोजन पहुंचाना। तो इसके साथ आगे भी देखते हैं, इसके और पॉइंट बचे हुए हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जाइलम की कोशिका मृत होती है, वही फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। चौथा देखिए, जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं और फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहते हैं। पांचवा देखिए, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, वही पांचवा इधर फ्लोएम में हम देखेंगे बच्चों। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, रक्त यानी ब्लड क्या है, इसके प्रमुख संगठन का वर्णन करें। इस प्रश्न में हम ब्लड के टाइप्स को देखेंगे, इसके सचित्र वर्णन को समझेंगे। तो देखिए,
रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। यह एक तरल संयोजी क्या होता है बच्चों? उत्तक होता है, जिसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है बच्चों लाल होता है, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रंग लाल जो होते हैं ब्लड का कलर, तो किसके कारण होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। ये भी ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि रक्त की पीएच मान निम्नलिखित में कौन से सही है, तो आपको ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, जिसमें कि एक 7.4 भी रहेगा। तो आगे देखिए, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत जो मानव है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, रक्त के प्रमुख संगठक निम्नलिखित है। रक्त के प्रमुख संगठक निम्नलिखित है। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान फिल्हा या तिल्ली को कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? आरबीसी मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। 20 डेज से 120 डेज का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है बच्चों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है बच्चों, शरीर की कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। तो देखिए, अब दूसरा नंबर देखते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। आरबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। एक बार और देखते हैं इसको। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है, जिसका जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो मोनोसाइट कहते हैं, जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो आगे देखिए, तीसरा नंबर प्लेटलेट्स। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो अब फिगर की मदद से आप देखिए, ये हमारा रेड ब्लड सेल है, ये हमारा वाइट ब्लड सेल है जो कि इधर लिखा हुआ है, और ये हमारा प्लेटलेट्स है। तो ये हमारा चैनल का नाम है नंबर 1 स्टार एकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने मित्रगणों को पास भी शेयर करिए, और सभी को बोलिए वीडियो को देखें, और जिससे कि आप सबों को, स्टूडेंट लोग को लाभ मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इससे आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसी तरह हम
क्लास लाते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार देते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।